नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। लंबे समय से कानूनी दांवपेच के बीच फंसे यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर अब रास्ता साफ हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यूपी में निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भी हो गया है और इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। तारीखों के ऐलान के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच में हलचल काफी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के खेमों में सेंधमारी करने की रणनीति बना रहे हैं और अब इस रणनीति को जमीनी तौर पर इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों को यूपी में नजर ओबीसी और एससी मतदाताओं पर है और इसलिए सभी राजनीतिक दल इन मतदाताओं को विशेष तौर पर साधने के प्रयास कर रहे हैं और ऐसी कुछ रणनीति समाजवादी पार्टी की भी है। लेकिन क्या वाकई में सपा की रणनीति कामयाब हो पाएगी? सपा का ये दाव कितना सफल होगा, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। तो क्या निकाय की रण में मिशन ओबीसी के सहारे ही सपा की नैया पार लगेगी? ये इसलिए क्योंकि आजकल समाजवादी पार्टी के चल रहे सियासी दांवपेच में कुछ ऐसा ही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस पिछड़ों पर है। तभी तो सपा पिछड़ों और दलितों के सहारे जीत का ताना बाना बुनने में लगी हुई है। चाहे रणनीति के मुताबिक काशीराम की प्रतिमा का अनावरण हो या फिर आने वाले 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश यादव का मऊ का दौरा हो, सपा सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को धरातल पर इंप्लीमेंट करने में जुट गए हैं। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इस समय सूबे में ओबीसी और एससी वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ दूसरे राजनीतिक दलों के मतदाताओं को अपने खेमे में लाने की है। दरअसल निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होने की घोषणा के बाद ही सपा ने बगैर आरक्षित सीटों पर भी ओबीसी और एससी प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। तभी तो पिछड़ों को साधने के लिए तमाम सारी कवायद अखिलेश यादव कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इससे पूरी उम्मीद है कि रणनीति उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं बीजेपी सपा पर पिछड़ा और दलित विरोधी होने का आरोप मढ़ रही है। चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार सपा की रणनीति है क्या। अनारक्षित सीट पर भी उतारेगी ओबीसी एसएससी के दावेदार। बीजेपी पर आरक्षण की अनदेखी का आरोप। जिन इलाकों में पिछड़े अति पिछड़े वहां उस वर्ग को मौका। अनारक्षित सीटों पर भी इसी वर्ग से उतरेगी सपा उम्मीदवार। पार्टी की टीम ने शासन से जारी रिपोर्ट का किया अध्ययन। सपा का तर्क, बरेली में अनुसूचित जाति का 6% आरक्षण। जौनपुर, मैनपुरी और रायबरेली में सिर्फ 11% आरक्षण। आपत्ति के बाद भी आरक्षण में नहीं किया गया बदलाव। नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज के और दलित समाज के आरक्षण को खत्म करने का कुत्सित प्रयास किया और समाजवादी पार्टी के प्रयास की वजह से माननीय न्यायालय द्वारा जो ट्रिपल सर्वे के आधार पर उनके आरक्षण की रक्षा की गई और भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जहाँ जहाँ इसको मौका मिलता है ये पिछड़े और दलितों के अधिकारों पे, उनके आरक्षण पर डाका डालने का पूरा प्रयास करती है। इसका जीता जागता उदाहरण है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती, जिसमें डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया। स्थानीय निकाय चुनाव घोषित हो चुका है और सभी राजनीतिक दल चुनाव में कूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ने के लिए काफ़ी समय से तैयार है और जनता के बीच
पहले से ही जा रही है और आगे भी चुनाव में भी जाएगी। जहाँ तक ओबीसी और एससी मतदाताओं को लुभाने की बात है, तो ये तो जो राजनीति जातिगत राजनीति की जो पार्टियां करती हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा, इस तरह की जो जातिगत पार्टियां हैं, ये लोग जाति की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास सबको लेकर के चलती है। सब मतदाता भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये ओबीसी को लुभाना और एससी को लुभाना, तो ये तो इनका काम है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। खैर, अखिलेश यादव का ये प्रयास कितना सफल हो पाएगा कितना नहीं, ये तो कह पाना मुश्किल है। बता दें, प्रदेश की 760 नगर निकाय में कुल 14,684 पदों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही 13 मई को ये सुनिश्चित हो जाएगा कि बाजी कौन मार रहा है। और इसीलिए सभी राजनीतिक दल ओबीसी और एससी वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर लाने के लिए रणनीति को लगातार इंप्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। सूबे की अधिकतर सीटों पर ओबीसी और एससी वर्ग के मतदाता सीधे तौर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि उन्हें निकाय चुनाव में अगर बेहतर प्रदर्शन करना है तो एससी और ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को अपने साथ लाना ही होगा। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो ओबीसी के सारे सपा लकी के किनारे, ये बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दीपक बघेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और भारत गांधी सर हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ। शुरुआत कपीश जी आप ही के साथ। एक और तो समाजवादी पार्टी का मिशन ओबीसी है, दूसरी ओर बीजेपी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है अनारक्षित सीटों पर भी आरक्षित प्रत्याशियों को उतारने की, सर कितनी कामयाब होती देख रहे हैं आप? कपीश श्रीवास्तव जी, आवाज मिल रही है जी सर, आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना ही सामाजिक न्याय के लिए हुई और सामाजिक न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जिनको पावर्ड करना है उन तक हम शक्ति पहुंचावे, तभी मां भारती का विचार हो। जो संवैधानिक उपबंध है उनकी भी अवहेलना की जाए तो ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कैसे हो सकता है? बल्कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तब होता जब ये पिछड़े वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक किए होते और उसके आधार पर जो राजनीतिक आरक्षण आपको प्रदान करना था वो तो आप 27% और 21% से ज्यादा दे सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने शिक्षा और नौकरियों के अंदर जो आरक्षण दिया गया आपने उतना भी इसमें नहीं दिया और आपने जनरल कोटे का जो आपकी सोच थी जिसके आधार पे आपने ट्रिपल जानबूझकर नहीं कराया था, आप उसको दूसरी तरीके से पूरा कर रहे हैं। कहीं 6%, कहीं 11%। और ऐसा नहीं कि केवल ओबीसी, दलितों में भी जो दलित सीट होनी चाहिए वो भी आपने अनारक्षित कर। तो हमारे हाथ में ज्यादा कुछ तो नहीं है। या तो हम फिर एक अदालती लड़ाई में जाए और स्थानीय निकाय के चुनाव को जो इनकी मंशा पीछे ढकेल दी जाए। तो हमारे बस में जितनी चीजें हैं कि ठीक है आपने नहीं दिया ना दिया, हम अपने प्रत्याशी तो दे सकते हैं ना उन्हें। तो समाजवादी पार्टी असल सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है और करते हुए नजर आती है। आपने जिन सीटों पे 6% दिया है हम वहां पे देंगे, जहां आपने 11% दिया है हम वहां पे भी देंगे और क्यों ना दें। सभी को इस देश में बढ़ने की शक्ति है और जो राजनीतिक रूप से जो जातियां पीछे रह गई हैं, पिछड़ों का विकास जरूरी है, आपकी इस बात को मान लिया जाएगा। कपीश जी, इस बात का आदर है, सम्मान है, पिछड़ों का विकास जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ सामान्य वर्ग का, क्षत्रिय वर्ग का, इन सब का भी तो ख्याल रखना होगा ना समाजवादी पार्टी को, क्योंकि लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी तो सबका साथ सबका विकास ही चाहती थी अब तक। मैंने तो आपको बार बार ये कहा कि सारी अनारक्षित सीटों पे तुम थोड़ी न लड़ाने जा रहे। जिन जिलों में इन्होंने 6% और 11% का आरक्षण किया है उन जिलों में ज्यादा जो सामान्य सीटें हुई हैं उस पर हम देने जा रहे हैं।
हम कोई सामान्य जाति को अपने नहीं मानते क्या? MY का मतलब ये दूसरा फैक्टर सिखाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? MY का मतलब माई होता है, और माई माने मेरे और मेरे सभी। तो समाजवादी पार्टी जिस समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, जिस सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए बनी है, हम अपने उद्देश्य पर खड़े और सही चल रहे हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास असल में हम पा रहे हैं। ये तो खाली नाटक कर रहे हैं। अगर इनको नाटक ना करना होता तो ट्रिपल टी ये पहले करा दिए होते। और ट्रिपल टी अगर आपने 6 महीने की सरकार आपने लोकतंत्र के विरुद्ध जाके सस्पेंड करी, और प्रशासन के थ्रू जो है आपने ट्रिपल इंजन की सरकार चलाई है, तो आप मुझे बताइए ना कि अगर जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी, उसको आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष जी से जब पूछा गया क्या जो आपकी रिपोर्ट दिए हैं उस आधार पे क्या ये चुनाव की जो चक्रानुक्रम है वो जारी किया गया है, तो उन्होंने कहा देखिए हमारी रिपोर्ट सही है, लेकिन ये जारी करने का जो कार्य है ये सेक्रेटेरिएट के थ्रू होता है, जो शहरी विकास मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये कंप्लायंस आपने सही ओबीसी की रिपोर्ट को किया या नहीं किया है, ये तो तभी आधारित हो पाएगा जब आप वास्तव में जो है उनकी रिपोर्ट पब्लिश करें, क्योंकि ये ओपन कोर्ट के अंदर दी गई चीजें हैं। ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला था वो बंद कोर्ट में नहीं दिया गया है, ओपन कोर्ट में दिया गया है। तो जो एविडेंसेस ओपन कोर्ट में दिए जाते हैं वो पब्लिक डोमेन में सरकार को सामने रखने चाहिए। ये एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जिसकी अवहेलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ करके कर रही है, क्योंकि वो ओबीसी और दलित विरोधी है, इस वजह से कर रही है। ठीक है दीपक बघेल, ओबीसी और दलित विरोधी हैं आप, और MY फैक्टर के सहारे ही इस बार प्रचंड बहुमत के साथ निकाय का चुनाव जीतेगी समाजवादी पार्टी, सीधा आरोप आपको। बिल्कुल शिवम जी, मुझे तो खुशी है कि आज कपिल जी भी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी चीज का सहमत है और भारतीय जनता पार्टी की सीट को काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने माई का फॉर्मूला बहुत अच्छा बताया, माई मतलब अपने, परंतु माई का मतलब सबको मालूम है किस प्रकार से मुस्लिम और यादवों का एक श्रृंखला बनाई गई और चुनाव जीतने के लिए फॉर्मूला तैयार किया गया। अभी कपिल जी कह रहे थे समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए, तो समतामूलक समाज की अगर स्थापना करती तो जिस फैसला का पूरा प्रदेश के अंदर होना चाहिए था। अभी ये कह रहे थे सामाजिक न्याय की बात, तो सामाजिक न्याय इसी सरकार में किसको मिला? एक विशेष जाति विशेष वर्ग को। वही भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो हमने उस पर चलकर दिखाया। जब हमने गरीब कल्याण की जो योजना चलाई तो वो किसी व्यक्ति विशेष वर्ग विशेष क्षेत्र के लिए नहीं चलाई, हमने सबके लिए चलाई, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, जो उस दायरे में आता है उसको वो योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो वो योजना का लाभ मिला है और यही हमने करके दिखाया। और उसको हमारे इसी को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा और हमने उसको साकार करके दिखाया सुधीर नेतृत्व के माध्यम से। आज देखिए अगर किसी गरीब को घर पैर छत नहीं है तो उसको आवाज देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। इनकी सरकारों के अंदर 5 साल की क्या स्थिति थी, उसके अंदर 2800 मकान नहीं थे, आज वो 55 लाख कहते, और ये कहते हैं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सिंगल इंजन। अगर ये ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होती तो कैसे वो 2800 मकान 55 लाख में तब्दील हो जाते? कैसे उनके घर में गैस कनेक्शन पहुंच जाता? कैसे उनके घर में नल का कनेक्शन पहुंच जाता? उनके घर में जल पहुंच जाता? जब देश की मूलभूत समस्या थी। सोचिए 70 साल हो गए आज अमृतकाल के अंदर में, और ये आज तक उस गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाए, और उनके लिए ऐसी एक मजबूत सरकार चली 12 से लेकर 17 के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार। उसके बाद ये आज कमियां गिना रहे। अगर कमियां गिनाने का मौका था तो आपको कमियों पे काम करने का भी मौका था। काम करते तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा तो करके दिखाया और हम कर रहे हैं। जहाँ प्रदेश के अंदर एक सरकार के अंदर एक एक्सप्रेस वे बना, आज वहाँ 6 एक्सप्रेस वे कर रहे थे। कैसे तब्दील हुआ? किसी ने तो काम किया होगा ना। नहीं होता है, आपको ये बताना चाहिए कि ट्रिपल आपने कमेटी क्यों नहीं कराया, और जो ट्रिपल आपने कराया वर्सेस प्राकृतिक न्याय के पीसीआर वर्सेस और आपने जो चक्रानुक्रम में कराया, हमने आपको बता दिया कि ओबीसी जो आपका आयोग है उसने साफ कह दिया ये शहरी और विकास मंत्रालय ने जारी किया, उन्होंने हमने सही रिपोर्ट दे दी थी। अब ये जो किए है वो हमें नहीं पता। आप ये बताइए कहीं आप 10% आरक्षण कर रहे हैं, कहीं आप 11% आरक्षण कर रहे हैं, तो आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे कर रहे हैं? शिवम भाई इनसे पूछिए, मेरे पश्चिम काम कर रहे हैं, चिल्लाने से काम नहीं चलता है। और उसके बाद एक
एक बात में ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि जनता को भी समझ में आए कि आप क्या बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी का क्या पक्ष रख रहे हैं। भारत गांधी सर किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी की इस रणनीति को, जो सपा ने रणनीति अपनाई है निकाय चुनाव को लेकर? क्या वाकई में जो जैसा सोचा है वैसा ही हो पाएगा सपा के साथ? जिस आधार से जो सोच कर जो रणनीति ये बनाई गई है वैसे रिजल्ट आएगा, नतीजे वैसे आएंगे, पक्ष में आएंगे? देखिए शिवम जी, मैं तो ये मानता हूं कि चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, पता नहीं ये सारी पार्टियां क्यों आभासी विकास, कोई विकास कहती है। ये जो बात आती है कि पिछड़ों और दलितों को हम मूल धारा में ला रहे हैं, ये किसी जाति के समाज के एक आदमी को रिजर्वेशन मिल जाएगा, वो कारपोरेटर बन जाएगा, वो सभासद बन जाएगा या चेयरमैन बन जाएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी जाति के सारे लोगों को विकास हो गया। ये वैसे बीरबल की खिचड़ी जैसा है। जब बीरबल जी पानी में खड़े देख रहे थे तो अकबर ने पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम कैसे रात भर खड़े रहे? तो बोले जी आपका चिराग देख रहे थे। तो वो बोला वो चिराग देखते रहे इसीलिए तो तेरी रात कट गई। ये सोचने की बात है, क्या इतना मानसिक दिवालियापन हमारे देश में क्यों है कि एक यादव अगर एमएलए बन जाएगा या एक जाटव, एक ब्राह्मण एमएलए बन जाएगा तो उनकी तीनों जातियां बड़े आराम से दूध भात खाती हुई मान ली जाएंगी। इसी तरह से अभी नगर निगम के इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसमें भी कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिल जाएगा तो पूरा का पूरा समाज मूल धारा में शामिल हो जाएगा। किसी को रिजर्वेशन मिल जाएगा। अभी मैं देख रहा था सभी जाति के लोग लोक सेवा आयोग के रिजल्ट को प्रोपोगंडा कर रहे थे कि यादवों से इतने एसडीएम बने, कुर्मियों से इतने एसडीएम बने, ब्राह्मणों के इतने एसडीएम बने। जो बने अब वो कमाएंगे, खाएंगे, अपने घर भरेंगे। ब्राह्मण एसडीएम ब्राह्मणों के घरों में पैसा पहुंचाएगा क्या? यादव एसडीएम बन गया तो यादवों से कोई इसमें खुश होने की क्या बात है? ये गजब की बात है कि एक ऐसा नैरेटिव देश में बना दिया गया कि असली सवालों की तरफ किसी का ध्यान ही न जाए और ये कह दिया जाए कि तुम्हारे जाति में एक आदमी आगे बढ़ गया तो बस उसी को अकबर का चिराग समझ करके जिंदगी काट दो। मैं ये मानता हूं कि एक ब्राह्मण के घर में जब ब्राह्मण नौकर होता है तो उसको सोफे पर बैठने नहीं दिया जाता। एक यादव के घर में जब यादव नौकर होता है तो वह खाना बनाता है, झाड़ू पोछा लगाता है, लेकिन बेचारा चारपाई पे नहीं बैठ पाता। ये कौन सी विषमता है? क्या ये सामाजिक विषमता है? मैं ये मानता हूं कि ये जो बीमारी आपके कारणों से पैदा हुई। मैं जरा आपके ज्ञान की बातों को सुन लिया। मैं तो एक चीज पूछ रहा हूँ कि आपने ये यादव के घर में बैठ के कैसे देख लिया? आप अपने ब्राह्मण के घर में कैसे बैठ करके सारी चीजें देख लिए और सबका ठेका ले लिए? आप हमें ये बताइए। और दूसरी बात, हमें एक बात बताइए ना, एक मिनट सुन लो। हजारों वर्ष तक हमारे और आपके पुरखों ने इन पर राज किया है, परछाई तक नहीं पड़ने दी, डफली बजाया, पीछे झाड़ू लगाया, आज भी मंदिर दर्शन नहीं। पंडित जी सुन लीजिए, पंडित जी सुन ले, अब पंडित जी सुन ले, पंडित जी सुन ले। आपने नहीं किया लेकिन हमारे आपके पूर्वजों ने किया। सुनिए तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि तिनके को तो सुनिए डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा है। महाराज सुन ले, महाराज जी सुन ले, महाराज जी सुन ले। अरे सुन लीजिए, आप पहले भी नहीं सुनते थे और आप आज भी नहीं सुनने देते हैं किसी की। सारा वर्ग विभेद आप लोगों ने किया, पूजा पाठ का अधिकार दूसरों का छीन लिया, किसी और को पूजा पाठ तक दिया नहीं। और आज भी आप मेरे बातों का जवाब नहीं देना चाहते। आज भी आप यादवों के हैं तो बड़ी कमी निकाल रहे हैं और ब्राह्मण परिवार में सब बड़ा अच्छा होता है। आप तो यही कह रहे हैं ना, आप तो यही कह रहे हैं। आप ये फुसलाने की कोशिश करो भाई, जो आप कह रहे हैं मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आपने ब्राह्मण समाज का ठेका ले लिया हो तो अन्य समाज का ठेका कैसे ले सकते हैं? समाज अरे भाई महाराज, एक बात का जवाब दे दीजिए। आप जवाब देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, काट सुन लेते हैं, काट सुन लेते हैं। आज भी हकमारी कर रहे हैं दूसरों की और आप एक व्यक्ति को सुनने के लिए नहीं तैयार है। और आप बता रहे हैं कि यादवों क्या होता है, और आप ये बताते हैं कि यादवों क्या होगा। कहता हूँ कि ये जो और एसपी क्या होगा,
क्या संस्कार है क्या नहीं है? आप दूसरों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, आप खिल्ली उड़ा रहे हैं ना महाराज। ठीक है सर, एक एक करके। लेकिन कबीर ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि पिछड़ों पर मायावती का जो वोट बैंक है वो है पिछड़ा और दलित? तो ऐसे में हाथी अपनी तो चाल चलेगा, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को वाकई में इसका बेनिफिट मिलेगा या कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को ना हो जाए आपकी इस रणनीति के चलते? कबीर श्रीवास्तव जी। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से, ये चलेगा नहीं, इसलिए अरे भाई ठीक है, नहीं चलेगा, आप टीका ले लीजिएगा तो बात एक एक करके सर, एक एक करके। कबीर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चलने वाला अरे कैसे दे, हमारे मित्र बोलने दे तब ना। ये तो भारत अपनी सर मैं आ जाति रहा हूँ की आपके तारीफ पास, करने लगे भारत हैं। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, मैं ये कह रहा हूँ बहुत सीधी सी बात कि देखिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई में कभी ये देखा ही नहीं जाता कि इस चीज का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा कि 2019 का जब चुनाव था तो समाजवादी पार्टी ने बहन मायावती जी से खुला गठबंधन किया था, और बहन जी ने जिन जिन सीटों पे उंगली रखी थी ना, अखिलेश यादव जी ने उसको फिदा कर दिया उनके ऊपर। और उसी का वो कारण था कि 0 सीट से बढ़कर के और बसपा 10 सीटों पे चली गई और समाजवादी पार्टी 5 सीट की थी और 5 ही पे रह गई। फायदा किसका हुआ था? बहन जी का हुआ था। लेकिन गठबंधन तोड़ा किसने? बहन जी ने। किसके प्रेशर में? दुनिया जानती है भाई, जो ईडी है, सीबीआई है, ये सारे लोगों की चीज है। और आप एक चीज पे देखिए, इनकम टैक्स पे, अरे महाराज पहले इनको शांत कराइए, बिना मतलब का चिल्ला रहे हैं। अमीर लोग हैं, अरे सुनिए, एमएलए सुनिए, अरे महाराज सुनिए, आपने अपनी तारीफ खुद मुझे करके पूरा सबका सत्यानाश कर दिया। सुनिए जी, मैं एक बात कह रहा हूँ। भारत सर एक सेकंड, भारत सर 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। भारत सर 2007 में मेरा आज गला साफ नहीं दे रहा है सर, 1 मिनट के लिए रुक जाइए भारत सर। एसडीएम बन गया तो भारत सर एक ही करके, मैं सबके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा सर। जरा इनकी आवाज पहले कम कराइए, ये तो बिना जी, सर। मतलब का बोले बने। जी अरे भाई सुनने की मद्दा रखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ 2007 में बहन जी की जो है वो सरकार बनी, और 2007 सरकार जो है वो 2012 में चली गई। उस समय महज 80 सीटें आई बहन जी की। और जब 2017 का चुनाव हुआ तो बहन जी चली गई 19 सीटों पे, और जब 2022 का चुनाव हुआ तो बहन जी जीती 1 सीट। और समाजवादी पार्टी जब 4 बार सरकार बनाई तो 36% वोट नहीं पाई। लेकिन जब 2022 में हम सरकार नहीं भी बना पाए तो भी हमने 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम कर दी, और 47 से अपनी सीटी की 111 और कुंबे की 125, और 36% मतों की को प्राप्त करते हुए 13.5% की मतों की अभिवृद्धि की। 200 सीटों से लेकर 210 सीटों पे ठीक है सर, जो है महज हम 200 समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। कबीर जी बहुत शुक्रिया आपका। भारत गांधी सर माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं आ पाया, समय की बाध्यता है। शुक्रिया आपका, और आपका भी शुक्रिया दीपक बघेल जी चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।